Hey learners, welcome to the video. Well, today I'll explain you all the fourth poem, Element by P.B. Shelley. So let's continue. P.B. Shelley के द्वारा लिखी हुई आपकी 12th क्लास में पोएट्री है, पोएम है पर एलिमेंट बाय पर्सी बेश शैले. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि ही इज़ अ मेल, ही इज़ नॉट अ गर्ल, ही इज़ अ मेल है ये. और इनका जो नाम शैली से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि शैली आमतौर पर लड़की का नाम होता है, लेकिन ये एक मेल है. और इनका जो नाम है उसको पढ़ने का तरीका है, जो इनके नाम का एब्रीविएशन है वो पीबी जिसको कहते हैं वो है पर्सी बेश. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस बी वर्ड इज़ बेश. ठीक है, बेश, पर्सी बेश शैले. तो ही वॉज़ वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स. एक कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स के, कोई लोग कॉमेडी लिखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सॉरोफुल अपनी जो विधाएँ हैं उसको लिखते हैं, किसी का जनर रोमांटिक होता है तो वो रोमांटिक पोइट्री लिखते हैं. तो ही वॉज़ वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, यानी कई पोइट्स जो कि रोमांटिक एज में थे उनमें से एक है. वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक एंड फिलोसफिकल पोइट्स. वाइडली मतलब इस संसार में जाने जाते हैं, रिगार्डेड यानी उनको जाना जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक एंड फिलोसफिकल पोइट्स. लिरिक होता है जो गीतों को लिख सके, तो ये गीतों के लिए जाने जाते थे, और फिलोसफिकल पोइट थे इन द इंग्लिश लैंग्वेज में. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पोएम के बारे में. द पोएम एलिमेंट, पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ बताती हूँ. एलिमेंट जो है उनकी आखिरी पोएम है, और आखिरी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मरने से एक साल पहले जब ये पोएम लिखी थी तो उनकी एक साल बाद ही इसको लिखते ही डेथ हो गई थी. एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 29. बहुत अर्ली स्टेज पे इनकी डेथ हो गई थी, और इसलिए, और वो कुछ परेशानियों से, एक बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे थे. आमतौर पर आपने आजकल भी सुना है ये डिप्रेशन वर्ड, जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन जो व्यक्ति इससे गुजरता है केवल उसी को ही पता होता है. तो द पोएम एलिमेंट वॉज रिटन बाय पर्सी बेश शैले. ये जो पोएम है लेमेंट वो किसके द्वारा लिखी गई है? पर्सी बेश शैले के द्वारा लिखी गई है. लेमेंट मीन्स टू ग्रीव अबाउट समथिंग. लेमेंट का मतलब होता है टू ग्रीव करना, मतलब किसी बात के लिए दुखी होना, दुख प्रकट करना. अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए दुख प्रकट करना. इट्स अनक्लियर एग्जैक्टली वॉट ही इज़ ग्रीविंग. ये एक अस्पष्ट बात है. इट इज़ अनक्लियर. अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट है, कि ये वाली बात समझ में नहीं आती है एग्जैक्टली कि वॉट ही इज़ ग्रीविंग. इस पोएम में वो ग्रीव किसके लिए करते हैं. पहले हमें पोएम ये बताती है, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, कि हम नहीं समझ पा रहे कि वो इस पोएम में दुख मनाते किस चीज़ के लिए. वेल, एक और हम जानते हैं कि जैसे जॉनर होता है, यानी कई विधाएँ होती हैं, कि कॉमेडी में लिखी गई है पोएम. ये पोएम लेमेंट यानी जो एक दुख में लिखी गई है, डीपली डिप्रेस्ड पोएम है ये. इसमें कोई हंसी नहीं है, कोई खुशी नहीं है. ठीक है. इज़ ही ग्रीविंग डेथ और समथिंग ही हैड डन. क्या वो ग्रीव कर रहे हैं, क्या वो दुख जता रहे हैं डेथ के लिए, मृत्यु के लिए, और समथिंग ही हैड डन, कि जो उन्होंने कुछ पहले कर दिया है, शायद उन्होंने कुछ कर दिया इस वजह से वो ग्रीव जता रहे हैं. ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम वुड सजेस्ट दैट ही इज़ ग्रीविंग द डेथ ऑफ समवन. ये जो लाइन है जो पोएम में भी आएगी, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, इस लाइन से सजेस्ट होता है, हम लोगों को समझ में आता है दैट ही इज़ ग्रीविंग द डेथ ऑफ समवन. किसी की मृत्यु के लिए क्या कर रहे हैं, वो ग्रीव कर रहे हैं. हाउएवर, फिर भी ही ऑल्सो स्टेट्स का मतलब स्टेटमेंट से है, कि ही ऑल्सो स्टेट्स यानी वो आगे ये भी बताते हैं, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पे जिस चीज़ के सामने मैं खड़ा हूँ. तो ये जो लाइन है जो पोएम में आएगी, ये हमसे कहती है एलिमेंट इज़ अ पोएम. ये हमें बताती है, स्टेट करती है कि मेरे लिए. तो इसका मतलब है कि शायद वो अपनी मृत्यु के लिए दुख जता रहे हैं. एलिमेंट इज़ अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच, यानी 2 स्टैंजा है इस पोएम में, जिनमें 5-5 लाइन्स हैं. द पोएम एलिमेंट बाय शैली इज़ अनदर ग्रेट शॉर्ट लिरिक बोलते हैं गीत को, शॉर्ट यानी छोटा एक गीत है, विच कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन्स ओनली, जिसके अंदर कितनी लाइन्स हैं, 10 लाइन है. द पोएम गिव्स एक्सप्रेशन टू अ फीलिंग ऑफ डीप मेलनकली. नाउ द वर्ड इज़ मेलनकली. इसका मतलब होता है गहरा दुख. ध्यान दीजिएगा भाई इस वर्ड पर. आप लोगों को कई टर्म्स पता होने चाहिए, आपको एक वर्ड के कई टर्म्स आने चाहिए. तो जिस तरीके से हम सौरो कहते हैं, ग्रीव कहते हैं, ऐसे ही एक और वर्ड है मेलनकली. मेलनकली का मतलब होता है अत्यधिक दुख.
तो ये जो पोएम है, द पोएम गिव्स एक्सप्रेशन, हमें जो बताती है टू अ फीलिंग, एक फीलिंग के बारे में जिसमें डीप मेलनकली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा दुख हमें जताती है. Addressing the world, life, and time, the poet asks when the glory of their prime will return, and he himself supplies the answer, which is no more or nevermore. तो ये जो पोएम है, इसमें जो पोएट हैं वो क्या करते हैं, संसार को एड्रेस संबोधित करते हैं, लाइफ को संबोधित करते हैं, टाइम को संबोधित करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि ये जो उनके जीवन की जो प्राइम था, जब वो जवानी वाला जो समय था, वो कब वापस आएगा. एंड ही हिमसेल्फ सप्लाइज द आंसर, और उसका अंदर मन, उस पोएट का, पीबी शैली की अंतरात्मा उनको खुद सप्लाई करती है आंसर को, आंसर देती है, जो कि है नो मोर और नेवर मोर. इसका मतलब कि जो बीत गया वो बीत गया, वो कभी वापस नहीं आएगा. देयर इज़ नो जॉय लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, यानी संसार में कोई जॉय नहीं बचा है, सेज द पोएट. पोएट कहते हैं द चेंजिंग सीजन्स मूव हिज हार्ट विद ग्रीफ बट नॉट विद द डिलाइट एज दे यूज टू डू इन द पास्ट. कि जो चेंजिंग सीजन्स है, यानी जो समय सीज़न चेंज होते हैं, वर्षा ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, ये सारे सीजन्स चेंज हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी मूव हिज हार्ट, और यानी उसके हृदय को किससे भर रहे हैं. हालांकि जब वो अपनी जवानी पर थे, वो तो अत्यधिक पीक पर थे जवानी की, तो वो क्या थे, ये सारे सीज़न उनको कैसे लगते थे, उनके हृदय को जॉय से भर देते थे. लेकिन वही आज सीजन्स कैसे लग रहे हैं, उनके दिल को किससे भर रहे हैं, ग्रीफ से भर रहे हैं, बट नॉट विद डिलाइट, ना कि प्रसन्नता से. ऑल जॉय सीम्स टू हैव डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से सारा जो जॉय है, आकर्षण है, खुशी है, सीम्स यानी प्रतीत होती है, हैव टू हैव डिपार्टेड यानी गई हुई, कि पूरी तरह से मानो संसार में से सारी खुशियाँ हट गई हों. नॉर इज़ देयर एनी होप दैट जॉय विल रिटर्न, और ना ही कोई इस तरीके की होप यानी आशा है कि जॉय यानी जो खुशी है वो इस संसार में कभी लौटेगी. आगे बढ़ते हैं और हम इसके एक्चुअल कंटेंट पे आते हैं. स्टूडेंट्स, आपने पोएम के बारे में समझ ही लिया होगा. डीपली रिग्रेट करती है ये, डीप रिग्रेट है. कुछ एक पोएट है जो कि बहुत ही पेसिमिस्टिक पोएम है, बहुत ही निराशावादी पोएम है ये, और उन्होंने जिस तरीके से इंसान को पता चल जाता है कि वो बीमार है, उनकी डेथ आने वाली है नज़दीक, 29 साल की उम्र पे उनको ऐसा आभास हो गया था, तो ये पोएम उन्होंने लिखा. जब उनकी ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं बचा, कोई खुशी नहीं बची, उन्होंने ये तब पोएम लिखी. आगे बात करते हैं इस पोएम के बारे में स्टूडेंट्स. अलेमेंट. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? Oh, no more, oh, nevermore. Out of the day and night a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar, move my faint heart with grief, but with delight, more, oh, nevermore. तो सबसे पहले आप लोग कभी भी इस तरीके का संबोधन, जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एक हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, तो एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो किसी चीज़ को जो कि निर्जीव है उसके प्रति हम क्या कहते हैं, उसमें संबोधन करते हैं. संबोधन का मतलब उसको पुकारते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे जो पीवी शैली है, शैले ने उनको वर्ल्ड को, संसार को, लाइफ को, जीवन को और टाइम यानी समय को संबोधित किया है, उनसे पूछा है. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे मेरी ज़िंदगी और हे समय, ऑन होज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके बिल्कुल जो एक सीढ़ी की तरह इनको प्रस्तुत किया गया है, संसार को, लाइफ को और टाइम को एक सीढ़ी की तरह प्रस्तुत किया गया है, जिसके बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर वो खड़े हैं. ऑन होज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, यानी कि मैं खड़ा हूँ जिस सीढ़ी पर, जिसकी अंतिम सीढ़ी पर मैं खड़ा हूँ. ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी पहले मैं इस संसार को, इस समय को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन आज जहाँ मैं इस लास्ट सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मैं वहाँ ट्रैम्बलिंग यानी काँप रहा हूँ. एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी कि यहाँ पे पहले मैं खड़ा हो चुका हूँ, लेकिन तब मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है. ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी कि मैं काँप रहा हूँ, और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम,
तुम्हारे प्राइम पर, एक्चुअली यहाँ पर संबोधित संसार को, समय को और जीवन को किया जा रहा है, जबकि प्राइम, प्राइम का मतलब बिल्कुल पीक वाला समय। तो वो अपने लिए पूछ रहा है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यानी कि वो समय जो कि पहले था, जो मेरी जवानी में तुम जिस तरीके का टाइम लगता था, ज़िंदगी लगती थी, संसार लगता था, ये सब कब वापस आएगा, इसकी चमक फिर कब वापस आएगी। तो फिर उनकी अंदर आत्मा जो है, उनका मन है, वो खुद ही उनको आंसर कर देती है और वो कहती है नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं, अब नहीं वापस आएगा और कभी वापस नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा को अगर मैं जिस्ट में समझाऊँ, एक सार में समझाऊँ, तो वो संसार को, लाइफ को, ज़िंदगी को और टाइम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे समय, हे ज़िंदगी और हे संसार, तुम्हारे लास्ट स्टेप पर, यानी अब अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, आज काँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो समय जो पुराना था, जो पास्ट में था, तब हम जवान थे और हमारे लिए सारे संसार की चीज़ें सुखद लगती थी, वो वापस कब आएगा समय। तो उसके बाद वो कहते हैं उनकी अंतरात्मा, नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं, कभी नहीं। Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight. No more, oh, never more. अब सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी दिन और रात्रि में, अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, यानी कि जिस समय, जैसे भूतकाल में, जिस समय मेरी जवानी का समय था, जब सब पूरा संसार अच्छा लगता था, तो उन दिनों पूरे संसार में या मेरे आसपास ऐसा लगता था कि चारों तरफ क्या है, खुशियाँ हैं। लेकिन आज आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी चाहे सुबह हो चाहे रात्रि हो, अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, ऐसा लगता है कि मानो जॉय ने, जॉय मतलब खुशी ने, फ़्लाइट ले ली हो। फ़्लाइट का मतलब हम वायुयान से लगाते हैं जनरली, और फ़्लाइट ले लेने का मतलब कहीं चले जाना। तो लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो संसार, चाहे सुबह हो जाए चाहे शाम हो जाए, वो जॉय, वो खुशियाँ क्या हो चुकी हैं, जैसे मानो कि उन्होंने फ़्लाइट ले ली हो, वो कहीं चली गई हो। आज संसार में खुशियाँ ही नहीं हैं। फ्रेश स्प्रिंग, बसंत का ऋतु जो होती है वो आ जाए, एंड समर, चाहे ग्रीष्म ऋतु आ जाए, एंड विंटर हो, चाहे जो विंटर है, जो जाड़े का मौसम है, वो होर करने लगे। होर मतलब दिखने लगे आसपास, और वो तेज़ तेज़ रहना, अपनी जो ठंडक है वो आसपास बिछाने लगे। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे फेंट यानी बेहोश हृदय को वो किससे भर देता है, और ग्रीफ से। जो पहले ये जो सीज़न्स जो चेंज होते थे, जब मेरी जवानी का समय था, जब संसार में खुशियाँ थीं, तब फ्रेश स्प्रिंग, समर और विंटर भी मुझे कैसी लगती थी, प्यारी लगती थी। लेकिन आज वो मुझे कैसी लग रही है, मेरे फेंट हृदय को, यानी जो मेरा मरा हुआ हृदय है, जिसमें कोई खुशी वापस नहीं रह गई है, बाकी नहीं रह गई है, उसको और किससे भर देता है, ग्रीफ से भर देता है। बट विद डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से अब वो नहीं भरता है, मतलब सिवाय। बट का मतलब यहाँ पे किससे है, सिवाय, कि सिवाय प्रसन्नता के वो मेरे हृदय को दुख से भर देती है। तो उसके अंदर वो पूछते हैं फिर कि ऐसा कब होगा, कि ये कब वापस आएगा। तो उनके अंदर की मन की आत्मा कहती है, नो मोर ओ नेवर मोर, कभी नहीं और कभी नहीं। बहुत ही डिप्रेसिव फीलिंग लेकर वो बैठे हैं, इसीलिए कहा जाता है ये एथीस्ट थे। एथीस्ट का मतलब हम कहेंगे जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप भगवान में विश्वास कीजिए, अपने मन को शांत रखिए, आपको डिप्रेशन फील नहीं होना चाहिए। तो ये डिप्रेस थे, उन्होंने इसीलिए इतनी पैसिमिस्टिक पोएम लिखी थी। पढ़ते समय भी हम थोड़ा उदास ही हो जाते हैं, लेकिन ये जीवन की रियलिटी है और हमें इसे एक्सेप्ट करना है कि जो आया है वो जाएगा ही। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। थैंक यू।